पंजाब में गाड़ी पर हमारा हमला नाकाम भी हो सकता है, क्योंकि खालिस्तान की तहरीक और कश्मीरी कमांडोज के खतरे के पेश नज़र असलहे से लदी हुई ये गाड़ी जब भारतीय पंजाब की हुदूद में दाखिल होगी तो उसकी सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी जाएगी। बहुत मुमकिन है कि उसके आगे और पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स का एक एक इजाफी डिब्बा लगा दिया जाए, जिसकी छत पर इंडियन गनर मशीन लगाए मोर्चे बनाकर बैठे हों। पंजाब से पहले खास तौर पर मध्य प्रदेश का जो इलाका है, जहाँ फौजी नुक्ता निगाह से ट्रेन को किसी तखरीबी कार्रवाई का खतरा नहीं है, जहाँ कभी किसी फौजी ट्रेन पर कश्मीरियों का कमांडो अटैक नहीं हुआ, इसलिए सिक्योरिटी हुकाम जहाँ ट्रेन की सिक्योरिटी की जानिब से नॉर्मल रहेंगे। हमारे कमांडो अटैक के लिए यही इलाका सबसे मौजूद रहेगा और इस इलाके में सिर्फ मडघाट नाम का एक ऐसा गैर आबाद वीरान सा देहाती रेलवे स्टेशन है जहाँ से हम ट्रेन पर अटैक कर सकते हैं। मैंने मडघाट के बारे में मजीद पूछा तो मास्टर स्पाई ने कहा, ये सारा इलाका मेरा देखा हुआ है, तुम उसकी फिक्र न करो, मैं इस मिशन में तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने कहा, ट्रेन को तबाह करने के लिए हमें तुम्हारे ख्याल में क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? एक तरीका तो ये है कि हम रेलवे लाइन में 2-3 जगहों पर जबरदस्त धमाके से फटने वाला बम लगा दें। मास्टर स्पाई कहने लगा, अगर ट्रेन में सिर्फ गोला बारूद ही लदा होता तो हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ट्रेन के 3 डिब्बे नेपाम रॉकेट से भरे हुए हैं और इन रॉकेटों के बारे में ताज़ा तरीन तहकीकात की रोशनी में ये बात सामने आई है कि उसके डेटोनेटर फ्यूज को ज़र्ब न लगाई जाए या उस पर किसी दूसरे रॉकेट की डायरेक्ट हिट न लगाई जाए तो ये नहीं फटता। हम अगर रेलवे लाइन को उखाड़ भी देते हैं तो उसके 2 ही नतीजे सामने आ सकते हैं। पहला नतीजा ये हो सकता है कि इंजन ड्राइवर दूर से पटरी को उखड़ा हुआ देख ले या करीब जाकर ट्रेन रोकने में कामयाब हो जाए, या अगर रोकते रोकते ट्रेन के 2-3 डिब्बे उलट भी जाएं तो उससे सारी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि नेपाम रॉकेट यकीनन पिछले डिब्बों में भरे हुए होंगे। फर्ज करें कि सारी की सारी गाड़ी ही उलट जाती है, तब भी ये जरूरी नहीं कि सारी ट्रेन के असलहे को आग लग जाए। ये जदीद साइंस का जमाना है, असलहे को यकीनन पूरी तरह से महफूज बनाकर ट्रेन में ले जाया जा रहा होगा। मैंने भी कमांडो तरबियत के दौरान असलहा वगैरह की पूरी ट्रेनिंग ले रखी थी। मैंने इजहार ख्याल करते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि हमें इन डिब्बों या बोगी पर जिसमें नेपाम रॉकेट हैं एक रॉकेट फायर करना होगा। करीम भाई ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट फायर करने होंगे और चलती ट्रेन पर निशाना लगाना होगा, और निशाना भी सिर्फ उन डिब्बों का लेना होगा जिनमें नेपाम रॉकेट होंगे। मैंने कहा, इस बारे में कैसे यकीन से कहा जा सकता है कि नेपाम रॉकेट पिछले डिब्बों में ही भरे होंगे? करीम बोला कि इसका मुझे पूरा यकीन है, मुझे इस बारे में अपने ज़राए से भी यही इत्तला मिली है कि खतरनाक असलहा ट्रेन की अकबी बोगियों या बोगी में लदा हुआ होगा। मुझे एक ख्याल आ गया। मैंने कहा, क्या रास्ते में कोई पहाड़ी सुरंग नहीं आती? मेरा मतलब है कि क्या हम सुरंग में ट्रेन पर हमला नहीं कर सकते? नहीं, ये हरगिज न सोचना। पहली बात तो यह है कि सुरंगें बम्बई से पूरी स्टेशन तक ऊपर तले आती हैं। देवलाली से आगे बुरहानपुर तक दूर एक सुरंग आती है, मगर वो छोटी है। वैसे भी सुरंग में छुपकर हम डब्बे पर रॉकेट फायर नहीं कर सकते। अगर फायर कर भी दिया तो साथ ही हमारे भी परख जोड़ जाएंगे। मडघाट का स्टेशन उस कमांडो एक्शन के लिए बिल्कुल मौजूद रहेगा। मैं तुम्हें पहले साथ ले जाकर ये दिखा दूंगा। अभी ट्रेन के चलने में 10 दिन बाकी हैं। हम कल ही मडघाट का स्पॉट देखने के लिए अहमदाबाद से रवाना हो जाएंगे। हमें अहमदाबाद से बजरिया बस रतलाम तक सफर करना होगा। रतलाम से हम ट्रेन पकड़ेंगे और भोपाल जाएंगे। मडघाट भोपाल और झांसी के दरमियान एक स्टेशन है। तुम ऐसा करना, सुबह 10 बजे अहमदाबाद के शोपुरी वाले बस अड्डे पर पहुंच जाना। वहां से रतलाम के लिए लारियां चलती हैं। तुम्हें जो पहली लारी मिले तुम उसमें सवार होकर रतलाम पहुंच जाना। मेरा इंतजार न करना, तुम रतलाम के लारी अड्डे पर मेरा इंतजार कर सकते हो। मैं वहां तुम्हारे थोड़ी देर बाद ही पहुंच जाऊंगा। हम अहमदाबाद से इकट्ठे सफर नहीं करेंगे। और कोई खास बात? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। मास्टर स्पाई उठ खड़ा हुआ। ओके, मैं जाता हूँ। ये कहकर करीम भाई तेजी से निकल गया। उसके थोड़ी देर बाद मैं भी अपनी गाड़ी में बैठा मिस्टर पांडे के बंगले की तरफ जा रहा था। रात के 2:30 बजे होंगे कि मैं घर पहुंचा। कमरे में आते ही सुबह 8 बजे का अलार्म लगाकर सो गया। सुबह अलार्म ने मुझे जगा दिया। नाश्ते की मेज पर मीनाक्षी और मिस्टर पांडे मौजूद थे। मैंने मंदिर से कुछ फूल लेकर गाड़ी में रख लिए थे। मैंने वो फूल उन्हें दे दिए और कहा, रात में 2 बजे तक भगवान महावीर के नाम की माला जाप करता रहा। ये फूल तुम्हारे लिए भगवान महावीर ने भेजे हैं। मीनाक्षी और मिस्टर पांडे ने गेंदे के फूल बड़ी अकीदत से लिए और उन्हें बार बार चूम कर आंखों से लगाने लगे। फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे 2-1 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ गया है। मीनाक्षी ने फिक्रमंद सा होकर कहा, गुरुजी खैर तो है ना? मैंने कहा, हाँ। रात को मैंने दिल्ली अपनी भांजी को फोन किया था। तुम्हें तो मालूम ही है, वो तुम्हारे डांस सेंटर में दाखिल होकर भरतनाट्यम सीखना चाहती थी, मगर रात मालूम हुआ कि वो बड़ी बीमार पड़ गई है, इसलिए मुझे आज ही अहमदाबाद से दिल्ली जाना पड़ गया है। मिस्टर पांडे ने फौरन कहा, मैं अभी फोन करके आपके लिए किसी फ्लाइट में सीट रिजर्व करवा देता हूँ। मैंने हाथ के इशारे से कहा, नहीं, मैं हवाई जहाज से सफर करना पसंद नहीं करता। तुम लोग फिक्र न करो, 10 बजे बड़ौदा एक्सप्रेस दिल्ली से जाती है, मैं उसी में चला जाऊंगा। मिस्टर पांडे को जरा तशवीश सी हुई, क्योंकि अभी उसके गुर्दे की एक पत्थरी उसके गुर्दे में मौजूद थी और उसकी तरक्की की फाइल पर इंदिरा गांधी के दस्तखत होने बाकी थे।
कहने लगे, गुरुजी आप जल्दी वापस आ जाएंगे ना? आप नहीं होंगे तो मुझे तो ऐसे लगेगा जैसे इस घर में से भगवान रूठ कर चले गए हैं। मैंने उसे तसल्ली दी, गोकुलदास तुम्हारा हमारा ऐसा संबंध हो गया है कि ये इस जन्म में तो नहीं टूटेगा। मैं 2-3 दिन से ज्यादा दिल्ली नहीं ठहरूंगा। मुझे भी तो यहाँ महावीर जी के मंदिर में हर रोज हाजिर होकर पूजा पाठ करनी होती है। ये भी एक तरह से मैं एक चिल्ला काट रहा हूँ। मिस्टर पांडे और मीनाक्षी दोनों की तसल्ली हुई। मिस्टर पांडे ने नाश्ते की टेबल से उठते हुए मीनाक्षी से कहा, बेटी तुम खुद गुरुजी को स्टेशन पर छोड़ आना, ड्राइवर के साथ मत भेजना। मीनाक्षी ने फौरन कहा, ठीक है डैडी। जब मिस्टर पांडे अपने ऑफिस चले गए तो मैंने मीनाक्षी से कहा कि मैं अकेला ही स्टेशन जाऊंगा, उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। मीनाक्षी तो मेरे हर हुक्म को भगवान का हुक्म समझती थी। हाथ जोड़कर बोली, जैसे आपकी मर्जी गुरुजी। मुझे मालूम था कि जैसे ही मैं बंगले से बाहर निकला, खुफिया पुलिस का आदमी अपने मामूल के मुताबिक मेरे पीछे लग जाएगा। हाँ, अगर मैं गाड़ी में जाऊं तो वो मेरा ताकुब करने का इतना तरद्दुद नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक मैं उनकी नजर में मिस्टर पांडे के घर ठहरा हुआ एक साधु संत ही था। उन्हें अभी मेरे बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। वो बस रूटीन में मेरी निगरानी कर रहे थे। चुनाचे मैंने मीनाक्षी से कहा, तुम ऐसा करना कि मुझे स्वामी नारायण के मंदिर छोड़ देना। मैं दिल्ली जाने से पहले वहाँ प्रार्थना करना चाहता हूँ। मीनाक्षी फौरन तैयार हो गई। अभी 10 नहीं बजे थे। मैं मीनाक्षी की गाड़ी में उसके साथ वाली सीट पर बैठकर बंगले से निकला। जाहिर है खुफिया पुलिस वालों ने मुझे देखा होगा, लेकिन गाड़ी में देखकर मेरा पीछा करने का ख्याल दिल से निकाल दिया होगा। दूसरी बात यह भी थी कि मेरी निगरानी से उन्हें मालूम हो गया होगा कि मैं बंगले से निकलकर सीधा मंदिर ही जाता हूँ। मीनाक्षी ने मुझे नारायण जी के मंदिर के दरवाजे पर उतार दिया और मुझे नमस्कार कहकर चली गई। मैंने कुछ वक्त मंदिर में गुजारा और फिर मंदिर के दूसरे दरवाजे से निकलकर मोटर रिक्शा लिया और पूरी बाजार के लारी अड्डे पर पहुंच गया। आध घंटे बाद मुझे रतलाम जाने वाली बस मिल गई और मैं रतलाम की तरफ रवाना हो गया। ये सारा रास्ता काफी लंबा था। अहमदाबाद से निकलने के बाद कुछ देर तक इलाका थोड़ा रेतीला था और थोड़ा सरसब्ज आता रहा। फिर नीम पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। बहरहाल बस 1:30 बजे के करीब रतलाम पहुंची। रतलाम शहर मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। यहाँ मैं पहले कभी नहीं आया था। करीम भाई ने कहा था कि मैं लारी अड्डे पर ही उसका इंतजार करूं। चुनाचे मैंने वहीं एक छोटी सी कैंटीन में बैठकर खाना खाया। खाना खाकर मैं एक तरफ होकर बैठ गया और करीम भाई का इंतजार करने लगा। मैं ऐसी जगह बैठा था जहां और लारियां करीब ही आकर रुकती थीं और मुसाफिर उतरते थे। काफी देर बाद एक लारी आकर रुकी। उसमें से जो मुसाफिर उतरे उनमें करीम भाई भी था। मैं एहतियातन अपनी जगह पर ही बैठा रहा। करीम भाई ने उतरकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो मेरे पास आ गया। जब तुम बंगले से निकले थे तो कोई इंटेलिजेंस का आदमी तो तुम्हारे पीछे नहीं लगा था। मैंने उसे बताया कि मैं मीनाक्षी की गाड़ी में बैठकर पहले सीधा मंदिर गया था, फिर वहां कुछ देर ठहरने के बाद रिक्शा लेकर लारी अड्डे आया था। वो बोला, मेरे साथ आओ। हम लारी अड्डे से निकलकर बाजार में गए। उसने एक मोटर रिक्शे को हाथ देकर रोका और कहा, रेलवे स्टेशन चलो। रास्ते में उसने मुझसे पूछा कि मैंने खाना खा लिया था। मैंने कहा, हाँ खा लिया था। उसके बाद वो खामोश हो गया और रेलवे स्टेशन तक खामोश रहा। मैंने कोई बात करनी चाहिए तो उसने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। रेलवे स्टेशन आकर मालूम हुआ कि भोपाल जाने वाली गाड़ी शाम के वक्त चलेगी। करीम कहने लगा, यहाँ से भोपाल तक का सारा इलाका जंगलों से भरा हुआ है। इन जंगलों में शेर, हाथी, दरिंदे सब होते हैं। रात तो हमें भोपाल में पड़ जाएगी। हम शाम की गाड़ी ही पकड़ेंगे। इतनी देर हम एक घाट पर चलकर बैठते हैं। करीम को उस शहर के सारे इलाकों का पता था। वो मुझे एक घाट पर ले आया जिसके साथ ही एक बड़ी कुशादा नदी बह रही थी। जहाँ घास फूस की झोंपड़ी की एक चाय की कैंटीन बनी हुई थी। हम कैंटीन के बाहर लोहे की पुरानी कुर्सियों पर चाय मंगवा कर बैठ गए। वो कहने लगा, यहाँ से वापस अहमदाबाद पहुंचते ही मुझे सबसे पहले अपने एक खास आदमी को देवलाली भेजना है। वो अपने जराए से इस बात की तस्दीक करने की कोशिश करेगा कि देवलाली के फौजी गैरिजन से 20 तारीख की रात को एक फौजी माल गाड़ी रवाना हो रही है कि नहीं। वो इस गाड़ी का नंबर और उसके डिब्बों का कलर वगैरह मालूम नहीं कर सकेगा। अगरचे उस वक्त तक ये गाड़ी गैरिजन के अंदर तक गई हुई रेलवे लाइन पर खड़ी होगी, मगर वो गैरिजन में दाखिल नहीं हो सकेगा। वो सिर्फ उसकी रवानगी की तस्दीक करने की ही कोशिश करेगा। मैंने पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि फौजी माल गाड़ी देवलाली से रवाना हो चुकी है? मास्टर स्पाई ने कहा, हमारा एक आदमी जलगांव के रेलवे स्टेशन पर उस रात रेलवे कुली के भेस में मौजूद होगा। देवलाली से आगे जलगांव का बड़ा स्टेशन है। जैसे ही फौजी मालगाड़ी जलगांव से रन थ्रू गुजरेगी, वो रेडियो ट्रांसमीटर पर हमें मडघाट खबर कर देगा। हम दोनों मडघाट के स्टेशन के करीबी पहाड़ी में मौजूद होंगे। मेरे इस सवाल पर कि ये ट्रेन देवलाली के फौजी गैरिजन से रवाना होने के बाद मडघाट के स्टेशन पर कब पहुंचेगी, उसने कहा, इस फौजी गाड़ी का रूट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। वो देवलाली से जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, होशंगाबाद, भोपाल, झांसी, आगरा और दिल्ली। दिल्ली से आगे 2 रूट हो सकते हैं। एक रूट पानीपत, करनाल की तरफ से जालिंदर और दूसरा रूट मीरठ, अंबाला, लुधियाना और जालिंदर। जालिंदर से पहुंचकर इसी गाड़ी को होशियारपुर से होते हुए जम्मू तवी पहुंचना है। अगरचे ये गाड़ी किसी स्टेशन पर नहीं रुकेगी, इसका सफर रन थ्रू होगा, लेकिन किसी जगह थोड़ी देर के लिए पानी वगैरह लेने के लिए रुक सकती है।
मैंने पूछा फिर तो ये मडघाट के स्टेशन पर नहीं रुकेगी और हमें चलती ट्रेन पर अटैक करना होगा। वो बोला हमें मूविंग टारगेट यानी चलती ट्रेन पर ही रॉकेट फायर करने के लिए तैयार रहना होगा और ट्रेन की पिछली 3-4 बोगियों पर ऊपर तले रॉकेटों का रैपिड फायर करना होगा। अगले डिब्बों पर फायर करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा अगर इत्तेफाक से या किसी खतरे के पेश नजर नेपाम रॉकेटों की पट्टियां अगले डिब्बों में लदी हुई हों तो फिर क्या होगा। करीम भाई ने कंधे सुकेड़ते हुए कहा फिर जो अल्लाह की मर्जी होगी वही होगा, बहरहाल हम पिछले डिब्बों को हिट करेंगे। जब मैंने ये सवाल किया कि हमारे पास रॉकेट लॉन्चर और रॉकेट कहाँ से आएंगे तो मास्टर स्पाई और पाकिस्तान और इस्लाम के सच्चे आशिक करीम भाई ने कहा हिंदुस्तान की हिंदू हुकूमत मुसलमानों की जानी दुश्मन है। वो हिंदुस्तान से हमारा नामो निशान मिटा देना चाहती है। इसके लिए वो बाकायदा एक प्रोग्राम बनाकर उस पर अमल कर रही है। हिंदुओं का अपना तो कोई दीन मजहब नहीं है। वो हिंदुस्तान की नई नस्ल के मुसलमान नौजवानों को हिंदू बनाने की मजमूम कोशिश कर रही है। इसके अलावा हर महीने किसी न किसी शहर में हिंदू मुस्लिम फसादात कराए जाते हैं और मुसलमानों को बेदरेग मौत के घाट उतारा जाता है। हिंदुओं के इन नापाक अज़ाइम के खिलाफ हम भारतीय मुसलमान अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, मगर हमारी जंग खुफिया जंग है। इस जंग की हिकमत अमली ये है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दीनी तालीम की तरफ ला रहे हैं और उनको हिंदू हुकूमत के इस्लाम दुश्मन अज़ाइम से आगाह कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इंडियन मिलिट्री ट्रेन को उड़ाने के लिए रॉकेट कहाँ से आएंगे। मैंने अपने तौर पर यहाँ कुछ पुरजोश इस्लाम के शहदाई और पाकिस्तान दोस्त मुसलमानों को खुफिया तौर पर साथ मिलाकर एक खुफिया जमीयत बनाई है। इसका मुजाहिरा तुमने देख ही लिया होगा। ये इसी हमारी इस्लामी जमीयत के मेंबर थे जो तुम्हारे पास होटल में फूलों का गुलदस्ता दे गए और माइक्रोफोन पहुंचा गए। हमारा मकसद तकरीबकारी नहीं बल्कि अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा मकसद है और सबसे अहम मकसद ये है कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम का ख्याल रखा जाए और कश्मीर के महाज पर अपनी आज़ादी और बका की जंग लड़ने वाले कश्मीरी मुजाहिदों की हर तरह से मदद की जाए। हमारे आदमी अहमदाबाद में ज़िंदगी के हर शोबे के इदारे में मौजूद हैं। वो हमें जदीद किस्म के दूर से मार करने वाले रॉकेट और रॉकेट लॉन्चर मुहैया करेंगे। तुम उनकी फिक्र न करो। सिर्फ इंडियन फौजी इदारों में हमारी अभी तक रसाई नहीं हुई। इसकी वजह सिर्फ ये है कि अव्वल तो मुसलमानों को नाजुक और हसास फौजी इदारों में मुलाजिम नहीं रखा जाता और अगर मजदूरों जैसे काम करने के लिए मुलाजिम रखा भी जाता है तो उन्हें हसास मकामात के नज़दीक भी नहीं आने दिया जाता। ये रॉकेट लॉन्चर हमारे आला तरीन कारीगर खुद बनाकर हमें देंगे और रॉकेट ये लोग कहाँ से लाएंगे इसकी खुद मुझे भी खबर नहीं। बहरहाल ये लोग ये तमाम चीजें मुहैया कर देंगे। काफी देर तक हम उस छोटे से नदी किनारे वाले रेस्टोरेंट के बाहर बैठे बातें करते रहे। जब दिन की रोशनी कम होने लगी तो हम उठकर रेलवे स्टेशन आ गए। यहाँ से भोपाल की तरफ जाने वाली गाड़ी में सवार हुए। ये पैसेंजर ट्रेन थी। उसने रात के 10 बजे हमें भोपाल पहुंचाया। रात हमने स्टेशन के करीब एक छोटे से होटल में गुजारी। सुबह सुबह उठकर एक बार फिर रेलवे स्टेशन गए। यहाँ से फिर आगे झांसी की तरफ जाने वाली एक मुसाफिर ट्रेन में सवार हुए और आध घंटे बाद मडघाट के स्टेशन में उतर गए। ये स्टेशन एक पहाड़ी के दामन में था। बिल्कुल वीरान स्टेशन था। मुसाफिर गाड़ी रुकी तो उसमें हमारे अलावा सिर्फ एक मुसाफिर उतरा जो थोड़ी देर के बाद नजरों से ओझल हो गया। प्लेटफॉर्म पर स्टेशन के अमले का सिर्फ एक आदमी नजर आया जो स्टाफ के कमरे के बाहर हाथ में सब्ज और सुर्ख झंडियां लिए खामोश खड़ा था। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सब्ज झंडी लहरा दी। गाड़ी छक छक करते स्टेशन से निकल गई। उस आदमी ने हमारे टिकट चेक किए और बोला कहाँ जाओगे। करीम भाई उस इलाके का वाकिफ था। उसने किसी जगह का नाम लेकर कहा कि वहाँ जंगल की कटाई हो रही है, वहाँ जाएंगे। टिकट चेकर ने कहा कि ध्यान से जाना, आजकल उधर एक आदमखोर शेर आया हुआ है। ये कहकर वो दफ्तर के कमरे में गया और दरवाजा बंद कर दिया। करीम भाई मुझे साथ लेकर प्लेटफॉर्म के शुमाल की तरफ चल पड़ा। कहने लगा मैंने तुम्हें कहा था ना, ये जंगल बड़े खतरनाक हैं। ये हिंदुस्तान के वस्ती पहाड़ी जंगलों का इलाका है। ये खतरनाक घने जंगल आगे झांसी से लेकर नजीबाबाद की पहाड़ियों तक फैले हुए हैं। हम बातें करते प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे तक आ गए, जहाँ से हमने एक टीले की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। दूर दूर तक उनकी रोशनी में भूरे रंग की ऊंची नीची पहाड़ियां फैली हुई थीं। इन पहाड़ियों के दामन और ढलाने दरख्तों से ढकी हुई थीं। करीम भाई कह रहा था इस मडघाट नाम के वीरान रेलवे स्टेशन पर रेलवे मुलाजिम भी आने से गुरेज करते हैं। जिससे दुश्मनी लेनी हो उसको यहाँ तब्दील कर दिया जाता है। इस स्टेशन पर कोई मुसाफिर ट्रेन ही रुकती है। मैंने भोपाल से टिकट लेने से पहले दरियाफ्त किया था कि ये ट्रेन मडघाट रुकेगी या नहीं। जब टिकट बाबू ने बताया कि गाड़ी मडघाट रुकेगी तो मैंने टिकट लिए थे। बहरहाल ये इस एतबार से भी खतरनाक स्टेशन है कि रात कभी कभार जंगली दरिंदे आ जाते हैं और प्लेटफॉर्म पर आज़ादी से चलते फिरते हैं। हम टीले की चढ़ाई थोड़ी सी चढ़ने के बाद जमीन के मुतवाजी होकर टीले के गिर्द झाड़ियों में चलने लगे। कोई 10 मिनट इसी तरह चलने के बाद एक चट्टान के पीछे से निकले तो करीम भाई रुक गया। यहाँ से जरा नीचे नजर डालो। मैंने नीचे नजर डाली तो दिन की रोशनी में मुझे रेल की पटड़ी चमकती नजर आई। ये कोई 50 फुट की ढलान थी। ढलान जहाँ खत्म होती थी वहाँ मडघाट स्टेशन का प्लेटफॉर्म शुरू हो जाता था। रेलवे लाइन मशरिक से जुनूब तक दूर तक नजर आ रही थी। करीम भाई बोला यहाँ से हम मिलिट्री ट्रेन को दूर से आता हुआ भी देख सकते हैं और वो देर तक हमारी निगाहों के सामने से गुजरती रहेगी।
یہ پہاڑ کی چڑھائی ہے, یہاں ٹرین کی رفتار بھی نہیں ہوگی. اس نے ایک کھمبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, یہ کھمبا پانی کا پائپ ہے, جہاں ٹرین کا انجن پانی لینے کے لیے بھی رک سکتا ہے. میں نے کہا, اگر انجن جہاں پانی لینے کے لیے روکے گا تو باقی کی ساری ٹرین تو پیچھے دور ہوگی, اس طرح ٹارگٹ ہماری رینج سے دور ہو جائے گا. اس نے کہا, بھوپال سے آگے مال گاڑی کو 2 انجن لگا دیے جاتے ہیں تاکہ پہاڑی علاقے میں سے ٹرین آسانی سے گزر جائے. چنانچہ ملٹری مال گاڑی کے بھی 2 انجن ہوں گے, ایک انجن آگے ہوگا اور ایک پیچھے. جب پہلا انجن پانی لے لے گا تو ٹرین آہستہ کر کے آگے کھسکنے لگے گی تاکہ پچھلے انجن کو پانی لینے کے لیے کھمبے کے نیچے لایا جا سکے. اگرچہ واقعی ٹرین جہاں پانی لینے کے لیے رک گئی تو ہمیں ٹرین کو اڑانے کے لیے بڑا آسان ٹارگٹ مل جائے گا. میں نے اسے کہا, ٹرین جہاں پہنچے گی کس وقت؟ کریم بھائی نے کہا, دیولالی سے چل کر عام ٹرینیں جہاں دوسرے دن رات کے وقت پہنچتی ہیں, مگر یہ اسلحے سے لدی ہوئی مال گاڑی رن تھرو ہوگی. میرے اندازے کے مطابق یہ دوسرے دن شام کے وقت پہنچی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جہاں پلیٹ فارم کے کھمبوں پر بجلی کے بلب روشن ہوں گے, ہم گاڑی پر راکٹ فائر کر سکیں گے. ٹرین پر حملہ کرنے کے لیے اس ریلوے اسٹیشن کو میں نے اس لیے چنا ہے کہ دیولالی سے جھانسی تک سارے راستے میں اس سے زیادہ دور افتادہ ویران اور بے نام و نشان اسٹیشن اور کوئی نہیں ہے. پھر یہ چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور چٹانوں میں گھرا ہوا ہے. ہم ٹرین اڑانے کے بعد آسانی سے روپوش ہو سکتے ہیں. آس پاس کوئی پولیس اسٹیشن یا کوئی فوجی گیریزن بھی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس اسٹیشن پر ریلوے کا عملہ بھی 2-3 آدمیوں کا ہی ہوتا ہے, یہاں کوئی کلی بھی نہیں. یہ ساری باتیں ہمارے مشن کے لیے بڑی موزوں اور فائدہ مند ہوگی, اسی لیے میں نے اس اسٹیشن کا انتخاب کیا ہے. جھانسی سے آگے نیم پہاڑی اور نیم میدانی علاقہ شروع ہو جاتا ہے. ایک تو وہاں ہر اسٹیشن کے آس پاس آبادیاں ہیں, دوسرے وہاں ٹرین کی رفتار اور بھی تیز ہو جاتی ہے. یہاں تو مال گاڑیاں رینگ رینگ کر چلتی ہیں. ہاں, اگر رن تھرو گاڑی ہو اور اس کو 2 انجن لگے ہوں تو اس کی رفتار ذرا اور تیز ہو جاتی ہے. میں نے ایک تربیت یافتہ کمانڈو کی حیثیت سے اس جگہ کا جائزہ لیا. واقعی یہاں سے ٹرین پر راکٹ فائر کرنا آسان تھا. ٹرین اگر تیز رفتار بھی ہو تب بھی اسے نشانہ بنانا زیادہ مشکل نہیں تھا, کیونکہ ایک تو ریلوے لائن نیچے اترائی میں تھی, دوسرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ٹارگٹ رات کے وقت بھی اور موونگ حالت میں بھی ہمیں دکھائی دے سکتا تھا اور زیادہ فاصلے پر بھی نہیں تھا. میں نے اپنے ماسٹر سپائی سے پوچھا, اگر ہم ٹارگٹ ہٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہاں سے ہمارے فرار کی کیا صورت ہوگی؟ کریم کہنے لگا, میرے ساتھ آؤ, میں تمہیں وہ راستہ دکھاتا ہوں جہاں سے ہم فرار ہوں گے. ہم واپس ٹیلے کی ڈھلان اترنے لگے. میں نے کہا, ہم یہاں کسی پہاڑی غار میں بھی رات کو چھپ سکتے ہیں. وہ کہنے لگا, اسلحے سے بھری ہوئی ایک فوجی ٹرین کی تباہی کے ساتھ ہی اس سارے علاقے کو فوج اپنے گھیرے میں لے لے گی اور فوجی کمانڈو سدھائے ہوئے کتوں کے ساتھ تخریب کاروں کی تلاش میں نکل جائیں گے. ہم جنگل میں اگر کسی شیر کی کچھار میں بھی چھپے ہوں گے یا زمین کے اندر بھی چھپ کر بیٹھے ہوں گے تو کمانڈو ہمیں پکڑ لیں گے. ٹرین اڑانے کے بعد ہمیں فوراً اس علاقے سے نکل جانا ہوگا. میں تمہیں وہ علاقہ دکھانا چاہتا ہوں جہاں سے ہم فرار ہوں گے. پہاڑی ٹیلے سے اترنے کے بعد ہم درختوں کے گھنے جھنڈ میں آ گئے. جہاں زمین ہموار تھی, گھاس کے بیچ میں ایک پتلی سی پگڈنڈی بنی ہوئی تھی. اس پگڈنڈی پر سے گزرتے ہوئے ہمیں سیاہ اور بھورے رنگ کی چٹانوں کے درمیان آ گئے. اس کے تھوڑا آگے ایک دریا بہ رہا تھا. دریا کا پارٹ زیادہ چوڑا نہیں تھا. اس کے دوسرے کنارے کے درخت بالکل صاف نظر آ رہے تھے, مگر دریا کا بہاؤ تیز تھا. کریم نے کہا, ہم یہاں آ کر دریا پار کریں گے. یہاں ہمیں کوئی کشتی وغیرہ نہیں مل سکے گی, ہمیں تیر کر دریا پار کرنا ہوگا. کیا دوسرے کنارے پر ہم محفوظ ہوں گے؟ کیا ادھر انڈین سیکیورٹی پولیس کے آدمی نہیں آ جائیں گے؟ کریم نے کہا, دریا کے دوسرے کنارے کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے. اس گاؤں کے درمیان سے بھوپال جانے والی سڑک گزرتی ہے. اس سڑک پر رات کے وقت سبزیوں, پھلوں اور ڈیزل تیل لے جانے والے ٹرکوں کی ٹریفک تقریباً ساری رات جاری رہتی ہے. ہمیں کسی نہ کسی ٹرک میں لفٹ مل جائے گی. اگر لفٹ نہ ملی تو ہم وہاں سے آگے جانے کا کوئی دوسرا انتظام کر لیں گے. بہرحال یہاں سے فرار ہونا ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا. ہم کچھ دیر دریا کے کنارے کے پاس بیٹھ گئے. بڑی خوشگوار ہوا چل رہی تھی. کریم کہنے لگا, اگر کوئی حادثہ ہو جائے اور ہم ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہیں ہر حالت میں اس دریا کو ضرور پار کرنا ہوگا, کیونکہ دریا پار کرنے کے بعد ہی تم بھوپال جانے والی سڑک پر آ کر وہاں سے بھوپال یا کسی دوسرے شہر جا سکو گے. میں نے اس سارے علاقے کا نقشہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیا. کچھ دیر ہم وہاں اپنے منصوبے کے بارے میں گفتگو کرتے رہے. اس کے بعد اٹھ کر دوسری طرف پہاڑیوں میں سے ہوتے ہوئے مڈ گھاٹ کے اسٹیشن پر آ گئے. یہاں سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے ہمیں مسافر ٹرین ملی جو آگرہ سے آ رہی تھی. اس میں بیٹھ کر ہم واپس بھوپال آ گئے. بھوپال سے ہم شام کے وقت ایک ایکسپریس ٹرین میں سوار ہوئے اور رتلام پہنچے. وہاں سے دوسری لاری میں بیٹھے اور رات کے 11 بجے احمد آباد پہنچ گئے.